हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर वंस अगेन। बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सिटीजन्स चार्टर के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है सिटीजन्स चार्टर, कौन से ईयर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर इसको रीनेम किया गया था सर्विस फर्स्ट के नाम से, टोनी ब्लेयर ने किया था। फिर हमने सिटीजन्स चार्टर कैसे होता है इंडियन रेलवेज का वो भी देखा, उसके मेजर एस्पेक्ट्स भी समझे और ये भी देखा कि किस तरीके से एक मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस, जिसने इस एजेंसी जिस एजेंसी ने फॉर्मुलेट करने का काम किया, डायरेक्शन देने का काम किया है हमारे सिटीजन्स चार्टर को। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी देख ली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि सिटीजन्स चार्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है, और उसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है हमारा जिसको हम आज इसी लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि ESMA एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट है। तो वहाँ तक तो हम बाद में जाएंगे, पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं सिटीजन्स चार्टर को इम्प्लीमेंट करने में क्या फेस करनी पड़ी। देखो बच्चों, जब भी कोई नया चेंज आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उस टीम को जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाली होती है। पॉलिसी बना देने वाले, रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने वाले, नया चेंज लेकर आने वाले तो लेकर आते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाला होता है उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। स्पेशली जब हम बात करते हैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर में, हमारी पब्लिक अथॉरिटीज़ की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो क्यों ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और किस तरीके से डील किया जा सकता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। So whenever there is an introduction of new concept, it is difficult in any organization कि उस चेंज को हम एक्सेप्ट कर सके, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफ़िकल्ट होता है। इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सिटीजन्स चार्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was much more difficult due to the old bureaucratic setup procedures and the rigid attitudes of the वर्कफोर्स। एक तो तुम पुराना ब्यूरोक्रेटिक तरीका जो है वो चला रहे हो काम करने का, नया चेंज लेकर आए हो, और वहाँ के एम्प्लॉयज़ तो हम अच्छे से जानते हैं कि उनका कितना ही रिजिड एटीट्यूड होता है काम करने के लिए। नाउ द मेजर ऑब्स्टेकल्स एनकाउंटर्ड इन दिस इनिशिएटिव वेयर, अब सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ी वो है लैक ऑफ फोकस। General perception of organizations which formulated CC was that the exercise was to be carried out because there was a direction from the top. The consultation process was minimal or largely absent. It thus became one of the routine activities of the organization and had no focus. लैक ऑफ फोकस यानी जिन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए था, जिन मुद्दों के ऊपर वहाँ बात होनी चाहिए थी, हमने सिटीजन्स चार्टर बनाने का काम तो दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन हमने क्या किया, उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्योंकि कंसल्टेशन प्रोसेस में हमने अपने एम्प्लॉयज़ को जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उनको इन्वॉल्व नहीं किया। बस पॉलिसी टॉप से बनकर आई है, अब जो मिडल और बॉटम लेवल पर है उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो क्योंकि इम्प्लीमेंट करने का काम है भाई, काम दिया गया है तो काम करना ही है, तो हम क्यों उसके ऊपर इतना ज़्यादा एडवाइसेस सजेशंस दे जब हमसे नहीं मांगा गया। तो काम दिया है, हमको वो काम करना है, हम उसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का फोकस जो है वो नहीं रहा उसको बनाने के ऊपर या उसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर। तो लैक ऑफ फोकस सबसे पहला इशू है जो कि फेस करना पड़ा सिटीजन्स चार्टर को बनाने के बाद में। सेकेंड मोस्ट ऑब्स्टेकल जो देखा वो है लैक ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। जब भी हम चेंज लाते हैं, उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ हमें बहुत ही ज़रूरी है अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना। लेकिन यहाँ पर जब सिटीजन्स चार्टर आया, एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन शुड हैव प्रॉपर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन as commitment of the charter cannot be expected to be delivered by a workforce that is unaware of the spirit and content of the charter. However, in many cases the concerned staff were not adequately trained and sensitized. इसका सिंपल सा मतलब है, मैं बड़ी ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे अपना बिजनेस चलाना है, लेकिन क्या ज़रूरी है मेरे एम्प्लॉयज़ जो मेरे अंडर काम करे वो भी सिमिलर एक्साइटमेंट के साथ काम करे। अगर वो एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है उनके अंदर तो मुझे उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उनका ओरिएंटेशन करना पड़ेगा कि क्यों मैं इतनी एक्साइटेड हूँ एक बिज़नेस को रन करने के लिए। वही बात करते हैं अपने सिटीजन्स चार्टर की। तो जब सिटीजन्स चार्टर को लाया गया तो जिसने उसको लाया, जिसने इम्प्लीमेंट करने का काम दिया हमको, वो बड़े ही एक्साइटेड थे कि चलो सिटीजन्स चार्टर आ जाएगा तो लोगों को पब्लिक सर्विसेज जो मिलेगी वो इम्प्रूव क्वालिटी सर्विसेज मिलेगी। तो ये चार्टर सर्विसेज लाने वाले को ज़्यादा एक्साइटमेंट थी ना। तो जो एम्प्लॉयज़ है, जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उनके अंदर वो स्पिरिट थी नहीं कि भाई इसको क्यों ला रहे हैं हम।
हमें काम दिया है, हमें काम करना है, बस इस रिजिड एटीट्यूड के साथ वो वर्कफोर्स थी जो काम करने वाली थी, जिसको ना ट्रेनिंग मिली ना ओरिएंटेशन मिला, जिसकी वजह से उनका इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। जैसे रूटीन काम होता है हमारा, बस रूटीन काम की तरह ही हम इसको एक्सेप्ट कर चुके थे। Next, lack of stability of officers. Now, sometimes transfers and reshuffle of concerned officers at the crucial stages of formulation or implementation of a citizens charter in an organization severely undermined the strategic process which were put in place and hampered the progress of the initiative. अब जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं, कई बार ड्यूटीज़ में रीशफलिंग होती है, वर्क टाइमिंग्स चेंज होते हैं, उसी के साथ साथ ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब ये इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है, ऐसे टाइम पर जब ट्रांसफ़र होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्ट्रैटेजिक प्रोसेस को बहुत ही बुरी तरीके से हैम्पर करता है। सो देन वी हैव द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवेयरनेस कैंपेन। अभी अवेयरनेस कैंपेन किसके लिए होना चाहिए था सिटीजन्स चार्टर का? डेफिनेटली सिटीजन्स के लिए, लेकिन वो अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं की गई है सिटीजन्स को एजुकेट करने के लिए, सिस्टमैटिकली ये काम नहीं किया गया। तो अल्टीमेटली वो एक और प्रॉब्लम था जो फेस करना पड़ा इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर। अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। In some cases, the standards or time norms of services mentioned in Citizens Charter were either too lax or too tight and were therefore unrealistic and created an unfavorable impression on the citizens of the Charter. अब ये जो स्टैंडर्ड्स सेट किए गए थे सिटीजन्स चार्टर में, या तो वो बहुत ही बेकार से स्टैंडर्ड सेट किए गए जो सिटीजन्स को इम्प्रेस नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिटीजन्स के ऊपर उसका एक बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ा है। नेक्स्ट, पुअर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट of the concept behind citizens charter was not properly understood. Information brochure, publicity materials, pamphlets produced earlier by the organization were mistaken for citizens charter. अब सिटीजन्स चार्टर क्यों लाया गया, इसके पीछे का फंडा जो है वो किसी को समझ में ही नहीं आया। बस लाया गया, इम्प्लीमेंट करना है, काम दिया है तो करना है, यही सोचकर उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उसके पीछे का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था, तो उसको कोई पैम्पलेट समझता था कि अच्छा ये तो इंडियन रेलवेज़ का पैम्पलेट है, ये तो इनका इन्फॉर्मेशन का ब्रोशर है, किसी ने उसको एज सिटीजन्स चार्टर ट्रीट ही नहीं किया। लास्ट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Now, proper implementation of Citizens Charter required infrastructure facilities. However, due to inadequate infrastructure facilities, implementation staff found it difficult to implement the Citizens Charters framed by various government organizations. अब इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं थी। तो जब वो फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं थी तो स्टाफ को बड़ा ही डिफ़िकल्ट लगने लगा इस सिटीजन्स चार्टर को इम्प्लीमेंट करना। Next problem is complicated rules and procedure. Now, proper implementation of Citizens Charter requires simple rules and procedure. अगर सही से आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है तो एकदम सादगी से रूल्स एंड प्रोसीजर आपको बनाना है, लेकिन कुछ केस में ऐसा है जहाँ पर रूल्स एंड प्रोसीजर वेर so complicated which demotivated the implementation staff to implement effectively the Citizens Charter and therefore the beneficiaries did not get the benefits. अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि अल्टीमेटली वो स्टाफ को ही डीमोटिवेट कर बैठे। तो जब स्टाफ डीमोटिवेट है तो अल्टीमेटली सिटीजन्स चार्टर जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से उसके इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट हुआ है एंड अल्टीमेटली बेनिफिशरीज डिड नॉट गेट दी बेनिफिट, और उससे जो डिराइव करने वाला बेनिफिट था वो बेनिफिशरीज को नहीं मिला। लैक ऑफ टीम वर्क। Implementation of Citizens Charter were adversely affected due to lack of teamwork among the implementation officers and staff. अब क्योंकि ये डिफ़िकल्ट था समझने के लिए, तो इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे आपस में स्टाफ मेंबर्स की ही नहीं बनती थी इस काम को मिलजुल कर किया जाए। देयर वॉज पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ वेरियस ऑफिसर्स एंड स्टाफ विच रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। अब आपस में ये अलग अलग ऑफिसर्स के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसकी वजह से उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ता गया और इम्प्लीमेंटेशन जो है इस प्रोग्राम का वो डिले होता गया। कुछ दूसरी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी है वो है लॉस ऑफ ट्रस्ट अमॉन्ग सर्विस सीकर्स। जो हम सर्विस सीक करते हैं कहीं ना कहीं हमारा भरोसा गवर्नमेंट से उठ चुका था। इनसेंसिटिव सुपरवाइजर्स, जो सुपरवाइजर्स थे अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स के साथ इतने कॉम्पिटेंट नहीं थे और इतने सेंसिटिव नहीं थे, यानी कि बड़े ही रिजिड थे अपने एटीट्यूड में। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड for the implementation of Citizens Charter. So with this we have completed this topic. Now let us move to the next topic,
विच इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये टॉपिक जो है हम एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को समझकर पढ़ने के बाद ही हम क्या करेंगे, उस दूसरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। Okay, now Essential Services Maintenance Act ESMA. Now this is a very interesting topic बच्चों, जो समझना ज़रूरी है। आप बोलोगे हर टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है, तो मेरे हिसाब से वो टॉपिक जो हमको नॉलेज दे या हमारे नॉलेज को बढ़ाए वो इंटरेस्टिंग ही होता है। Now this act was introduced in the year 1968. दिसंबर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 1968 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और दिसंबर ही 1968 में इंट्रोड्यूस होकर वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब क्या है ये एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, ये मैं आपको एकदम सीधे सीधे नहीं पढ़ाऊंगी, ये मैं आपको लेकर जाऊंगी इसकी हिस्ट्री में और फिर समझाऊंगी। अगेन मैंने इसको महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्च करके रखी है। तो लेट अस गो थ्रू दिस इन्फॉर्मेशन। Essential Services Maintenance Act. Now, this is an act to provide for the maintenance of certain essential services. क्या बोलता है ये एक्ट हमको? ये एक ऐसा एक्ट है जिसको बनाया था किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। किसके मेंटेनेंस के लिए? सर्टेन एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज यानी कि वो सर्विसेज जो हमारे डेली लाइफ के लिए ज़रूरी है। भले हम डॉक्टर्स के पास डेली विजिट नहीं करते, लेकिन डॉक्टर्स की सर्विसेज ज़रूरी है। भले हम डेली ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमारे लिए ज़रूरी है। हम डेली स्ट्राइक पर नहीं जाते और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि स्ट्राइक हो, वरना कई सारी चीज़ें रुक जाती है। जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रुक जाती है, आपकी डॉक्टर्स की स्ट्राइक हो गई तो उनकी सर्विसेज जो है वो स्टॉप की जाती है। ये सारी ज़रूरतें वाली सर्विसेज है, अगर ये रुक जाएगी तो हमारी नॉर्मल लाइफ बड़ी इफ़ेक्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं एसेंशियल सर्विसेज। नाउ एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि कुछ एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने का काम करता है एंड द नॉर्मल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू। बेसिकली ये एक्ट बड़ी ही सिंपल सी बात हमको बोलता है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हमारे लिए ज़रूरी है कम्युनिटी की नॉर्मल लाइफ के लिए, अगर इन एसेंशियल सर्विसेज को रोक दिया गया तो लोगों को इससे बड़ी ही दिक्कत हो जाएगी। टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड, ओके। नाउ दिस एक्ट मे बी कॉल्ड महाराष्ट्र एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 2005। महाराष्ट्र में कब आया ये? 2005 में इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में हर एक कोने, हर एक गली में ये एक्ट जो है वो क्या है? एप्लीकेबल है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 5 years फ्रॉम द सेट डेट as respects things done or omitted to be done before such seizure of the operation of this act. इस एक्ट को हमको डिटेल में लॉ की लैंग्वेज में नहीं समझना है, बस इतना जान लो, अगर ये एसेंशियल सर्विसेज, अगर ये डेली नीड्स वाली सर्विसेज, अगर ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज रुक गई तो हमारी नॉर्मल लाइफ इससे क्या हो सकती है? अफेक्ट हो सकती है। नाउ मूविंग अहेड अगेन, ओके, नाउ दीज आर द एक्ट्स एड्स व्हिच आर पॉपिंग अप। अब क्या होती है एसेंशियल सर्विसेज? इस एक्ट के अंदर हम महाराष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि एसेंशियल सर्विसेज जो है वो होती क्या है। कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स, जो पैसेंजर को कैरी करती है, जैसे कि बसेस हो गए, रेलवेज हो गए, ऑटो हो गए, टैक्सी हो गए, पैसेंजर सर्विसेज है ना ये, या फिर गुड्स को कैरी करती है, गुड्स को कैरी करती है बाय लैंड, ट्रक्स हो गए, बाय वाटर शिप हो गया, विद रिस्पेक्ट टू विच द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ पावर टू मेक लॉस। यानी वो सारी चीज़ें, वो सारी सर्विसेज जिसके रेफरेंस में स्टेट के पास पावर है कि उससे रिलेटेड वो कानून बना सके। एनी सर्विसेज कनेक्टेड विद द सप्लाई ऑफ गैस और मिल्क, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। अब हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप याद रखो, कैरेज ऑफ पैसेंजर और गुड्स, सप्लाई ऑफ गैस और मिल्क और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी डेली नीड्स में आता है, एसेंशियल नीड्स में आता है। एनी सर्विसेज कनेक्टेड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। हॉस्पिटल, डॉक्टर के दवाखाना,
सारी चीज़ें इंक्लूड होती है हमारे एसेंशियल सर्विसेज में। एनी पब्लिक सर्विस, पोस्ट, एम्प्लॉयमेंट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है। एनी सर्विस और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ अगेन तुम्हारे पब्लिक सर्विस का हिस्सा है। यहाँ तक कि आपकी टेलीग्राफ सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज, ये सब हमारी एसेंशियल सर्विसेज में इंक्लूड हो चुके हैं। नाउ हमने समझा कि एसेंशियल सर्विसेज जो है वो क्या होता है। नाउ अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है सिसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन। क्या होता है? सिसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी एसेंशियल सर्विस एक्टिंग इन कॉम्बिनेशन और अ कंसर्न रिफ्यूजल or a refusal under a common understanding of any number of persons who are or have been so employed to continue to work or accept employment and includes, यानी कि इसका सिंपल मतलब है, अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करता है, लेकिन स्ट्राइक कर बैठा है कि नहीं हमको काम नहीं करना है, हम काम करने से रोक रहे हैं। रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम वेयर सच वर्क इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क सप्लाई करना है, गैस सप्लाई करना है, लोगों तक पहुंचाना है, एसेंशियल सर्विसेज में है, लेकिन उसके एम्प्लॉयज़ जो है, उसके वर्कर्स जो है वो क्या करते हैं? स्ट्राइक कर बैठे हैं। तो अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये एसेंशियल सर्विसेज लोगों तक नहीं पहुंच सकती, डेली लाइफ, नॉर्मल लाइफ उनकी अफेक्ट हो जाएगी। तो स्ट्राइक जो है वो भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो मना कर सकती है स्ट्राइक करने। जैसे रीसेंट केस में हुआ है, यूपी गवर्नमेंट ने अभी 16 फरवरी की न्यूज़ मैंने पढ़ी है, जहां पर यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि 6 महीने तक एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को लागू करते हुए कहा है 6 महीने तक किसी भी तरीके की स्ट्राइक जो एसेंशियल सर्विसेज में आती है वो नहीं होगी। अगर आप स्ट्राइक करते हो तो गवर्नमेंट आपको इम्प्रिजनमेंट यानी जेल भेज सकती है, पेनल्टी यानी कि फ़ाइन ले सकती है आपसे। स्ट्राइक करने के लिए आप किसी को इंस्टिगेट नहीं कर सकते हो, भड़का नहीं सकते हो कि चलो मिलकर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप एसेंशियल सर्विसेज में नहीं कर सकते हो। नाउ आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस। नाउ क्या पावर है स्टेट के पास? पावर टू प्रोहिबिट स्ट्राइक इन सर्टन एम्प्लॉयमेंट्स। कुछ एम्प्लॉयमेंट्स में क्या कर सकती है? स्ट्राइक होने से गवर्नमेंट जो है वो प्रोहिबिट, बैन लगा सकती है कि तुम स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। पावर टू प्रोहिबिट लॉकआउट्स इन सर्टन एस्टैब्लिशमेंट्स। लॉकआउट्स का मतलब क्या होता है? लॉकआउट्स का मतलब होता है जहाँ पर, समझ लीजिए मैं एक एसेंशियल सर्विसेज में आने वाली ओनर हूँ, मिल्क सप्लाई करना जो है वो मेरा काम है, तो मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरे पास एम्प्लॉयज़ है, मैं एम्प्लॉयज़ को बोलूँगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मेरी फैक्ट्री में आकर काम नहीं करोगे, मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुमको माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो तुमको मैं यहाँ काम करने नहीं दूंगी। इसको लॉकआउट कहा जाता है। तो गवर्नमेंट चाहे तो एसेंशियल सर्विसेज में लॉकआउट्स कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है लॉकआउट को, कि तुम एज एन एम्प्लॉयर मुझे कहेगी कि तुम किसी को रोक नहीं सकते हो, एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं तो उनको काम करने से आप नहीं रोक सकते हो अपनी शर्त मनवाने के लिए। वो होता है आपका प्रोहिबिट टू लॉकआउट। पावर टू प्रोहिबिट ले ऑफ इन सर्टन एस्टैब्लिशमेंट। कुछ कंपनीज में ले ऑफ यानी कि एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है, उसको प्रोहिबिट किया जाएगा कि कैसे तुम अपने वर्कर्स को यहाँ से निकाल रहे हो जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक। ज़बरदस्ती अगर कोई स्ट्राइक कर रहा है इलीगल तरीके से, उसके ऊपर पेनल्टी होगी। पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड टू इलीगल स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक करने के लिए अगर आपको कोई पैसे देता है, लो मुझसे पैसे लो जाके स्ट्राइक करो, तो उसके ऊपर भी क्या होगा? पेनल्टी होगी। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट्स एंड ऑफेंसेस टू बी नॉन बेलेबल। तो आपके अगेंस्ट वारंट निकल सकता है और आपका जो गुनाह होगा वो नॉन बेलेबल होगा, यानी आपको उसके लिए बेल पर रिहाई नहीं मिलेगी। एक्ट्स टू ओवरराइड अदर लॉज। देखो इनका नोटिफिकेशन बनता है इस तरीके से प्रॉपर, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट हर एक चीज़ उसके अंदर क्या करती है? इंक्लूड करती है। ये मैंने आपको यहाँ आकर इसलिए समझाया है बच्चों, टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो एक कन्फ्यूजन आपको ज़रूर रहेगा। इसीलिए एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 में बनाया गया। महाराष्ट्र में 2005 में इसको बनाकर इम्प्लीमेंट किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए।
Now, coming back and switching back to our topic again, ESMA is a central law which was established to ensure the delivery of certain services. ESMA क्या है? सेंट्रल लॉ है. सेंट्रल लॉ है यानी कि कहाँ बना है? ये हमारे पार्लियामेंट में बना है. विच इफ ऑब्स्ट्रक्टेड यानी अगर इसको रोका नहीं गया तो क्या होगा? इट वुड अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल. एसेंशियल सर्विसेज की ज़रूरत है, अगर कोई एसेंशियल सर्विसेज से रोक रहा है, अगर कोई इन एसेंशियल सर्विसेज को पब्लिक तक पहुंचने से रोकता है तो लोगों की नॉर्मल लाइफ अफेक्ट हो जाएगी. यहाँ पर कुछ एग्जांपल में मैंने लिखा है एसेंशियल सर्विसेज में, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, बस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज जिसमें हमारे डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल आते हैं. और हमने क्या देखा? पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ गैस, सप्लाई ऑफ मिल्क, ये सारी हमारी एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है. The ESMA is an act of Parliament of India, but the discretion on the execution of it mostly lies with the state government. अब ये जो टर्म दिया है डिस्क्रिशन, ESMA एक्ट क्या बोलता है? बनाया तो इसको किसने है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था तो जाके ये एक्ट को बनाया गया है. लेकिन डिस्क्रिशन यानी कि चॉइस यानी कि ऑप्शन, उसको कैसे चलाना है, इसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में है? हर एक स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है. सेंट्रल लॉ तो है लेकिन हर स्टेट में, हर राज्य में अपने अपने हिसाब से तुम क्या कर सकते हो? इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. Each state in the Union of India hence has a separate state essential services maintenance act with slight variations from the central law in its provision. This freedom is accorded by central law itself. इसका मतलब है हर स्टेट जो यूनियन ऑफ इंडिया यानी इंडिया के अंदर आता है उनका अपना अलग अलग ESMA बन सकता है. तो ये अधिकार, ये डिस्क्रिशन, ये ऑप्शन, ये चॉइस उनको किसने दिया है? सेंट्रल लॉ ने दिया है. यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि कॉमन हमने ESMA बनाया है, अपने अपने स्टेट के हिसाब से कुछ वेरिएशंस तुम ला सकते हो. The law is of little use in India with many strikes by public transport providers or staff, doctors or government employees being continued for weeks without ESMA being invoked by the union government or the state government. तो बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो कानून है इसका इंडिया में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में अगर हम देखें कई बार ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये लोग तो स्ट्राइक पर जाते ही है, यानी अपनी मनमानी करते हैं. कई बार देखो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बंद हो जाती है. क्यों बंद हो जाती है? बोलते कि नहीं भैया अगर हमारे फेयर चार्जेस तुमने नहीं बढ़ाए तो हम नहीं चलने वाले हैं. उससे लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाती है तो गवर्नमेंट उनकी बात मान ही लेती है. अल्टीमेटली अगर आप देखो तो ESMA को आप क्या कर सकते हो? उसका इस्तेमाल करके स्ट्राइक्स को या कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली क्या कर सकते हो? बैन कर सकते हो. कई ऐसे किस्से भी हुए जहाँ पर ESMA का इस्तेमाल करते हुए ओवरनाइट हमने क्या किया है? स्ट्राइक्स को बंद किया है. इस तरीके से क्या होता है? ESMA एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एक्ट है जिसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं किया जाता है, लेकिन एज सिटीजन्स हमको ये बात पता होनी चाहिए. इसीलिए मैंने आपको कहा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक. कौन सा इंटरेस्टिंग टॉपिक? जो टॉपिक हमारे इन्फॉर्मेशन को एनहांस करता हो, ऐड करता हो कुछ वैल्यू हमारे इन्फॉर्मेशन में, वो टॉपिक हमेशा इंटरेस्टिंग ही होता है. इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है बच्चों वो कंप्लीट होता है. मिलती हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा डेफिनेटली. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.